ट्वेल्थ फिजिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपने देखा था कि आपको ट्वेल्थ फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। आवेश, प्रकाश, परमाणु, चार्ज, लाइट एंड एटम। और चार्ज दो प्रकार का होता है, स्टेशनरी चार्ज एंड मूविंग चार्ज, स्थिर आवेश और गतिमान आवेश। तो जब चार्ज चल रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो वो या तो करंट को प्रोड्यूस करेगा, करंट पैदा करेगा, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। जहां तक स्थिर आवेश की बात है, स्टेशनरी चार्ज की बात है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं करंट के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले ध्यान रखिए कि ये जितने भी टॉपिक हैं वो एनसीईआरटी में तो ये चैप्टर के अंदर है, लेकिन कुमार मित्तल में वो 2 चैप्टर के अंदर है, जिनमें से पहले चैप्टर का नाम वैद्युत धारा चालन या करंट ऐसा है, और दूसरा किरचॉफ लॉ या किरचॉफ का नियम, ये नाम है इन चैप्टर्स का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज की। इससे पहले भी हम चार्ज की बात कर चुके हैं, और यहाँ पे तो इतना ही ध्यान रखिए कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव 2 प्रकार का होता है, और इसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, कूलाम। अब जब इतनी बात समझ में आती है तो इसके बाद में एटम के बारे में, परमाणु के बारे में आपको पता होगा कि किसी भी मटेरियल में, किसी भी तत्व में एटम होते हैं, और एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, मूव करता रहता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाभिक के अंदर होता है। ये बात अभी आगे यूज होगी। अब करंट किसे कहते हैं? करंट की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो पहले तो करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा Q/T। Q चार्ज है, T टाइम है। तो इसे आप कह सकते हैं 1 सेकेंड में किसी तार में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे वैद्युत धारा या करंट कहते हैं। या फिर आप इसके डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या आवेश प्रवाह की दर, उसे वैद्युत धारा कहा जाता है। कुल मिलाकर के वैद्युत धारा ये बताती है कि किसी भी वायर में, किसी भी तार में जो आवेश है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी की टंकी है, उसमें से टैब आपने खोला तो पानी अगर ज्यादा स्पीड से आ रहा है तो आप कहेंगे कि धारा ज्यादा है, पानी अगर कम स्पीड से आ रहा है तो आप कहेंगे कि धारा कम है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो करंट है I, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसके नीचे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है कि काफी पहले लोगों को पता नहीं था कि करंट फ्लो किस वजह से होती है, लेकिन समय के हिसाब से लोगों ने नई नई थ्योरीज गढ़ी, जिनमें से काफी हद तक कई थ्योरीज तो बिल्कुल बेकार थी, बकवास थी, लेकिन सबसे बाद में करंट फ्लो होती किस वजह से है उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी या मॉडल निकल करके आया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाया गया था कि किसी भी वायर में, किसी भी तार में करंट फ्लो होती किस वजह से है। आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा कि मान लीजिए ये एक वायर है, तार है, इसमें एटम तो होंगे ही, एटम के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब जो तार होता है, चालक होता है, कंडक्टर, उसमें कई जगहों पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि किसी भी तार में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से ही अगर इसमें करंट का फ्लो होता है, तो नॉर्मली किसी भी तार को, जैसे कि मान लीजिए ये एक तार है, अगर इसमें अभी के टाइम पर देखा जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन अभी अगर हमने इसको पकड़ा हुआ है तो इसके अंदर करंट नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए करंट तब लगता है जब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में गति करेंगे, मोशन करेंगे, तब जाकर के करंट या झटका लगता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे एक नेट करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर से एक बैटरी लगाई जाती है, बैटरी का सिंबल ये है, जैसे ही बाहर से एक बैटरी लगाई जाती है
वैसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में, एक दिशा में गति करने लगते हैं। इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को कहा जाता है कि इसमें वैद्युत धारा या करंट फ्लो हो रही है, बह रही है। आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अगेन आप बुक में से रीड करिएगा और कहीं पर कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद नीचे बात आती है अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले इसके साथ में दो टर्म और हम बोलने वाले उन्हें लिख लीजिए। नंबर 1 अनुगमन वेग, दूसरा श्रांति काल, तीसरा माध्य मुक्त पथ। अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल, और तीसरा माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ। देखिए जैसे ये तार है, ये एक वायर है, इसके अंदर अगर करंट का फ्लो होगा तो किस वजह से होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। चलिए इतनी बात तो समझ में आती है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप एक जंगल में हैं, आपके गले में किसी ने रस्सी का फंदा डाला और आपको खींचना शुरू कर दिया घोड़े से, जैसे पुरानी मूवीज में नहीं दिखाते हैं उसी तरह। तो क्या होगा? आप लगातार फिसलते चले जाएंगे और कई पेड़ों से टकराएंगे। पहले पेड़ से टकराए फिर आगे बढ़े, फिर दूसरे पेड़ से टकराए फिर आगे बढ़े। या अगर आप टकरा भी नहीं रहे हैं तो कंटिन्यूसली अगर आप बहुत स्पीड में भागते चले जाएंगे तो हो सकता है कि एक पेड़ से आपकी टक्कर हो, फिर दूसरे पेड़ से टक्कर हो, फिर तीसरे पेड़ से टक्कर हो। अब सोचिए कि आप जा रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, जब टक्कर होगी तो क्या उतनी स्पीड रहेगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी? जी हाँ, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से, एक एटम से टकराया है, जिसकी वजह से शुरुआत में तो इसकी स्पीड बढ़ रही थी, उसके बाद में इसकी स्पीड अचानक से कम हो जाएगी, उसके बाद में अचानक से इसको होश आएगा। अब ये यहां से फिर चलना शुरू करेगा, लेकिन उसके बाद में आगे ये जो दूसरा एटम है इसके साथ टक्कर हो जाएगी, इसकी स्पीड फिर कम हो जाएगी। तो किसी भी एटम में या किसी भी वायर में जो एटम है उनसे लगातार इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती रहती है, कोलिजन होता रहता है। इन टक्करों की वजह से इसको जितनी स्पीड मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाती है। एग्जांपल के तौर पे आपको अगर बिल्कुल खुली सड़क दी जाए जिसमें बिल्कुल भी एक भी स्पीड ब्रेकर ना हो तो वहां पर आप 90 की स्पीड पे, 100 की या उससे भी ज्यादा की स्पीड पे चला लोगे। लेकिन वहां पर अगर स्पीड ब्रेकर हो तो आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, ब्रेकर आया, फिर घट गई स्पीड, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर घट गई, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर घट गई। तो इस तरीके से एक लिमिट में ही आप गाड़ी को चला पाएंगे, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चला पाएंगे। सेम टू सेम ये जो परमाणु, ये एटम की टक्कर है, ये स्पीड ब्रेकर का काम करती है इस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जब इतनी बात आपको समझ में आई है तो इसके बाद में ये तीनों की थ्योरी डेफिनेशन जो आपने लिखी है, अगर ना लिखी हो तो प्लीज वीडियो को रिवाइज करके उस चीज को लिख जरूर लीजिएगा। जो तीनों डेफिनेशन आपके सामने लिखी हैं वो इन दोनों टक्करों के ऊपर ही निर्भर करती हैं कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टक्कर करते हुए चलता है और दो टक्करों की जो बीच की दूरी है औसत, उसे माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो आपको तीनों टर्म्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ये जो दो टक्करें हुई हैं, इन दो टक्करों में इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय कर लेगा, जितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, उसे बोलेंगे मीन फ्री पाथ। इसमें जितना टाइम लगेगा उसे बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल। और टक्कर की वजह से, कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन को जो एक एवरेज स्पीड मिल पा रही है उसे अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। करते हैं ओम्स लॉ, ओम के नियम के बारे में। आपने 10th में इसके बारे में सुन रखा है, पढ़ रखा है। वैसे इसका जो सिंबल है वो ऐसे बनाया जाता है और इसका यूनिट भी यही होता है। और अगर आपको इस सिंबल के बारे में ना पता हो तो जो सबसे पहला लेक्चर है चार्ज की यूनिट का, कूलॉम्स लॉ, उसमें जाकर के इसका मीनिंग समझ लीजिए। उसमें बहुत अच्छी तरीके से इस चीज के बारे में बताया गया है। देखिए ओम्स लॉ बिल्कुल सिंपल सा है, हम वर्ड टू वर्ड बोल रहे हैं, आप लिखने की कोशिश करिए कि कोई भी वायर है या कोई भी मटेरियल है, अगर इसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं
चेंज ना हो, परिवर्तित ना हो, मतलब कि इसका टेम्परेचर सेम रखा जाए, इसमें जो मटेरियल है उसको ना बदला जाए, और इसकी जो एक दो और चीजें हैं, इसकी लंबाई, इसका एरिया, ये सारी की सारी चीजें अगर ना बदली जाए तो यहाँ पर बैटरी से हम लोग जितना भी पोटेंशियल लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बैटरी से जितना भी पोटेंशियल लगा रहे हैं, जैसे जैसे वो बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, उसी के रेशियो में, उसी के अनुपात में, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर से समझ लीजिए, अगर इसकी भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट नहीं बदल रही है, भौतिक अवस्थाएं मतलब क्या है, इसकी लंबाई, इसका एरिया, इसका मटेरियल, ये सारी चीजें अगर नहीं बदल रही हैं, चेंज नहीं हो रही हैं, तो इसमें जो पोटेंशियल है, जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें से बहने वाली करंट बढ़ेगी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब ये चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट का साइन आ जाता है, जिसे हम लोग R या रेजिस्टेंस कहते हैं। ये तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, लेकिन जहां तक प्रतिरोध की बात है, प्रतिरोध का सिंपल सा मीनिंग है रुकावट या हिंड्रेंस। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक तार है, कोई एक वायर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की टक्करें भी हो रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आगे चलने में कुछ ना कुछ रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो जितनी भी रुकावट इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए फेस करनी पड़ती है, उसे ही उसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखिए, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इन दोनों को मिक्स मत करिएगा। ओम्स लॉ अलग है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अलग है, इनको बोलने का तरीका पूरी तरीके से अलग है। अब इसी तरीके से अगर आपको ओम्स लॉ की डेफिनेशन बोलनी हो तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट वाली बात वहीं पर रहेगी, और यहाँ पर R का नाम याद रखिएगा, किसे कांस्टेंट बोला जाता है। अब इसके आगे बात करते हैं चालकता, कंडक्टेंस। ये बहुत इजी है। देखिए, अगर किसी भी चीज को 1 से डिवाइड कर दिया जाता है तो इसे प्रतिलोम, व्युत्क्रम या इनवर्स कहा जाता है, और रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं इस चीज को। तो अगर R प्रतिरोध का इनवर्स या रिवर्स ले लिया जाएगा यहाँ पे, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस या चालकता। तो सिंपल सा मीनिंग है इस चीज का कि प्रतिरोध का उल्टा ये क्या बोला जाएगा, चालकता या कंडक्टेंस। अब इसके नीचे आइए, ये हेडिंग लिख लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये नाम लिख लीजिएगा। इसमें से आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा। और ध्यान रखिए, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से दिखाया जाता है, और यहाँ पे अगर आप इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देखें तो इसकी डेफिनेशन इसके फॉर्मूले से बड़ी आसानी से बन जाती है। इसका फॉर्मूला RA अपॉन L, याद रखने के लिए रेल, जैसे कि एक वायर है, एक तार है, इसकी लंबाई कुछ है और इसका जो ये एरिया है, एक वर्ड ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी चीज, उसको अगर आप बिल्कुल सीधा काटेंगे तो जो एरिया मिलेगा किसी चीज का, उसे अनुप्रस्थ काट बोलेंगे। अगर आप तिरछा काटेंगे तो उससे अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी ये जो लंबाई है और इसका ये जो एरिया है, उसको अगर आप यूनिट भर 1 ले ले तो इसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से बन जाती है। अगर आप L को 1 ले लेंगे और यहाँ पे अगर आप A को 1 ले लेंगे तो क्या होगा, यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, उसी को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, डेरिवेशन वगैरह वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। और यहाँ पर विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये किसे बोला जाएगा, सिंपल सा वही जो आपके दिमाग में आ रहा है, रो का उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता है। तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में नीचे जो 3 टर्म है इनके बारे में बात करते हैं।
इनका नाम लिख लीजिए, किलोवाट घंटा, वाट घंटा और हॉर्स पावर। तो इस टॉपिक में सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये जितने भी टर्म हैं वो पावर को दिखाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पावर किसे बोलते हैं। देखिए, पावर का फॉर्मूला सिंपल सा है, W/T, और ये चैप्टर किस चीज का है? करंट का है। तो यहाँ पे W कौन सी चीज है? कार्य है, वर्क है। तो वर्क किस चीज का बोला जाएगा? किसी हाथी, घोड़े या ऊंट का नहीं, जो मशीन करंट की वजह से चल रही है। यहाँ पे वर्क उस चीज के बारे में डिफाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम है उसको 1 रखिए। एक सेकंड में कोई भी मशीन या इंस्ट्रूमेंट जितना वर्क करेगा, जितना भी काम कर लेता है या जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है, उसी चीज को क्या बोलेंगे? उसकी पावर। एग्जांपल के तौर पे 2 मजदूर हैं, एक इंसान वो 1 घंटे में 10 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, दूसरा इंसान 1 घंटे में 20 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। तो आप क्या बोलेंगे कि दूसरा मजदूर ज्यादा पावरफुल है। तो इस चीज को ध्यान रखिए और ये भी ध्यान रखें कि इसकी जो यूनिट है, मात्रक है, वो वाट होती है। अब इतनी बात तो समझ में आती है हम लोगों को कि ये जो पावर है वो वर्क को दिखाएगा, और कोई भी चीज वर्क करेगी कैसे? उसके लिए उसे एनर्जी, ऊर्जा चाहिए होती है। तो इसे आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पावर है वो एक तरीके से एनर्जी की ही मात्रा है कि कोई भी चीज कितनी स्पीड में अपने अंदर से एनर्जी खर्चा करेगी। अब जब इतनी बात समझ में आती है तो लास्ट में एक पॉइंट इनके साथ कनेक्ट करके रखिएगा, ये तीनों के तीनों एनर्जी की मात्रा या क्वांटिटी को ही दिखाते हैं या पावर को दिखाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं वाट घंटा की। वाट घंटा नाम से क्या लग रहा है कि आपके पास एक वाट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। उस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप 1 घंटे तक 1 आवर तक चलाएंगे तो क्या थोड़ी सी बिजली की वजह से उसमें एनर्जी खर्च होगी कि नहीं? तो 1 घंटे में 1 वाट कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे वाट आवर या वाट घंटा कहते हैं। तो सेम टू सेम किलोवाट आवर, इसकी कैलकुलेशन अगर आप बुक में देखें तो दी हुई होगी। किलोवाट आवर किसे बोलेंगे? किलो का मतलब आपको पता है? किलो बोलते हैं 1000 को, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, किलोमीटर 1000 मीटर। तो 1000 को किलो बोलते हैं और यूनिट तो इसके आगे जो लगती है उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाता है। तो किलोवाट घंटा मतलब क्या कि 1000 वाट की कोई भी मशीन है, ये वॉशिंग मशीन हो सकती है, कोई कूलर हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 वाट की कोई भी मशीन वो 1 घंटे तक अगर चलेगी, 1 आवर तक अगर चलेगी, तो आपको क्या लग रहा है उसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी? बिल्कुल खर्च होगी। तो 1 वाट वाली कोई भी मशीन 1 घंटे तक चलने के बाद में जितनी एनर्जी खर्च कर लेगी, मान लीजिए आपके घर में फ्रिज चल रहा है, 1 घंटे तक जितना भी वो बिजली को खर्च कर देगा वो उसी को क्या बोलेंगे? एनर्जी की उस मात्रा को, उस क्वांटिटी को, उसे 1 किलोवाट घंटा बोला जाता है। और इससे एक यूनिट भी कहा जाता है। घर में जो बिजली का बिल आता है ना, वो यूनिट में ही होता है। मीन्स अगर आपने 1 यूनिट बिजली खर्चा कर ली है तो वो इसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। और ये जो हॉर्स पावर है इसका मतलब तो बिल्कुल सिंपल सा है, 746 इतने वाट को एक हॉर्स पावर कहा जाता है। और इनकी जो वैल्यू है वो भी आपकी बुक में दी होगी, और इनका कैलकुलेशन हम लोग जब डिटेल में इस वीडियो को देखेंगे तब डिस्कस करेंगे हम लोग। अब ये बात ध्यान रखिए कि इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें तो इतनी चीजें दी हुई हैं। यहां से जो चीजें स्टार्ट होने वाली हैं वो रेफरेंस बुक में 2nd चैप्टर में दी हुई हैं, किरचॉफ लॉ में।